दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत विटामिन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत जीव विज्ञान में विटामिन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन है आम, पपीता, गाजर और दूध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर दूध। दोस्तों, आम, पपीता और गाजर ये विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऑप्शन है ऊष्मा, अवरक्त कीड़े, यक्ष कीड़े या भारी धातु लवण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अवरक्त कीड़े। दोस्तों, ऊष्मा, यक्ष कीड़े, भारी धातु लवण ये प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त कीड़े प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, तरुण और वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं देखिए लगभग एक समान होती हैं। तरुणों में उच्चतर और वृद्धों में न्यूनतर होती हैं। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती हैं, या तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती हैं। तो सही उत्तर है तरुण और वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में यानी युवाओं में न्यूनतर होती हैं। प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? ऑप्शन है 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम या फिर 45 ग्राम। तो सही उत्तर है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 ग्राम है। और वसा की मात्रा 20 ग्राम, कैल्शियम और आयरन की मात्रा 400 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम होती है, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा में दैनिक आहार की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 30 ग्राम, 20 ग्राम, 70 ग्राम या 100 ग्राम। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 70 ग्राम। दोस्तों, दूध पिलाने वाली माता को प्रतिदिन कुल आहार का 10% से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और ये मात्रा आप जान लीजिए दोस्तों कि प्रतिदिन 65 ग्राम से 70 ग्राम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यानी 3 कथन सही हैं, एक सही नहीं है। दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है, ये आपका सही नहीं है। विटामिन ए यानी रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क और शल्की हो जाती है, सही है। जोड़ों में पीड़ा इस स्कर्वी लोगों के लक्षणों में से एक है, सही है। और विटामिन B1 थायमिन के अभाव में हृदयाघात हो सकता है। तो याद कर लीजिए दोस्तों, दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6 और B12 आदि पाए जाते हैं, इसलिए कथन ए आपका सही नहीं है, अन्य कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किसका अभाव होता है? ऑप्शन है लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो सही उत्तर लौह यानी आयरन का अभाव। दोस्तों, आप जान लीजिए कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं।
इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक है। कोलोस्ट्रम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो देखिए, वह कम मोटा होता है, बिल्कुल सही है। उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, सही है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, सही है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, ये सही नहीं है। तो कथन 1, 2, 3 आपके सही हैं। दोस्तों, माँ का दूध जो है बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें जहाँ एक और बच्चे को अधिक विटामिन और प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे में रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता भी अधिक होती है। लैक्टोज, जिसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दुग्ध में होती है। माँ के दूध से बच्चे की लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो सही उत्तर कैल्शियम और पोटेशियम। दोस्तों, आप जान लीजिए, दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। अगला प्रश्न है, दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट या कोई नहीं? तो सही उत्तर है विटामिन सी का ऑप्शन सी। दोस्तों, दूध या विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च है एक क्या? आपको बताना है। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर पॉलीसैकराइड। दोस्तों, स्टार्च का जो सूत्र है C6H10O5 या मंड एक पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है, दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, या दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। तो देखिए, सही जो नहीं है वो ये है कि आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि स्टार्च और सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। दोनों गुण अणु या बहुलक यानी पॉलीमर्स हैं। दोनों ग्लूकोज C6H12O6 अणु से निर्मित हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग नहीं देता है। मंड या स्टार्च पौधों में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति या सेल वॉल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? ऑप्शन है, अतिपोषण से, अल्प पोषण से और असंतुलित पोषण से। तो सही उत्तर है कुपोषण इन तीनों से ही होता है, चाहे अतिपोषण हो, अल्प पोषण हो, असंतुलित पोषण, तो ये तीनों ही आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, कुपोषण या माल न्यूट्रिशन की स्थिति असंतुलित पोषण, अल्प पोषण या अतिपोषण के कारण ही उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। दूसरा है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। तीसरा है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। चौथा है, आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। 1, 2 और 4, 3 आपका सही नहीं है, 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसी अम्ल यानी इसेंशियल फैटी एसिड का संश्लेषण नहीं कर सकती। कथन 3 असत्य है, शेष कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? आपको बताना है। विटामिन सी का, ओमेगा 3 वसी अम्ल का, आवश्यक एमिनो अम्ल का, या प्रतिऑक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेंट्स का?
तो सही उत्तर अलसी ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन है मोठ, जई, मूंग और अलसी। तो सही उत्तर है अलसी या तीसी। दोस्तों, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलेइक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते और इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही है। कारण है कि विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो ये गलत है। तो यहाँ पर ए सही लेकिन आर गलत है। कैसे? तो आप जान लीजिए। विटामिन कार्बन यौगिक होते हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके स्रोत अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस इत्यादि हैं। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणुओं, कवकों आदि को श्वेत रिधुराण मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो आप जान लीजिए, जो वाइट ब्लड कार्पस WBC हैं वो जो है विषाणु को, कवकों को इत्यादि को मारकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं, न कि विटामिन्स। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कारण है कि अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सही। तो ए गलत लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए, ग्लाइसिन, सेरीन तथा टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल हैं जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में 10 अतात्विक या अनानिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। शेष 10 को स्तनी भोजन से प्राप्त करते हैं। इन्हें तात्विक या अनिवार्य अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसके अलावा अमीनो अम्ल जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है चावल, दूध, अंडा या सोयाबीन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, चावल को छोड़कर दूध, अंडा और सोयाबीन में कई अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर एग्जैक्ट नहीं कोई कहा जा सकता, क्योंकि सोयाबीन और पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली और मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होता है। इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन एक ऐसा गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। विकल्प ए में चावल को छोड़कर शेष 3 विकल्पों में दिए गए भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? आपको बताना है। केला, दाल, अंडा या मछली। तो सही उत्तर अंडा है। ऑप्शन सी। दोस्तों, अंडा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है और अंडा जो है प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। इसके शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक शारीरिक द्रवों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय या वातावरण के हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो सही उत्तर शरीर की ऊष्मा का क्षय। दोस्तों, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे जो वसा मौजूद होती है वो ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, यानी यह शरीर ताप को बाहर निकालने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है।
यह वसा स्तर शरीर की आकृति और प्लावकता प्रदान करने तथा गद्दी की भांति अंतरांगों की बाहरी दबाव और आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? ऑप्शन है विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में। तो सही उत्तर है वसा में। दोस्तों, भोजन के वर्ग में वसा जो है यानी फैट्स, इसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपपचयी चारण से 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और वसा के स्रोत जंतु और वनस्पति दोनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतर ऊर्जा मिलती है? तो आप जानते हैं वसा के जो है चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो सही उत्तर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। दोस्तों, आहार समूहों में आप देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है क्या? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो सही उत्तर प्रोटीन है। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा जल की, जो कि अकार्बनिक तत्व है, पाया जाता है, लेकिन कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है, आप जान लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? तो सही उत्तर है तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। दोस्तों, डॉक्टर वनस्पति घी की बजाय शोधित पादप तेल या रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल के उपयोग से भोजन के पकाने का परामर्श देते हैं क्योंकि इसमें अनसेचुरेटेड फैट्स पाई जाती हैं और ये संतृप्त वसाओं वाले वनस्पति घी से कम हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि आप देखिए इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों, सूरजमुखी या सनफ्लावर एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। ये आवृतबीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। और आप जान लीजिए कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी, मूंगफली, सरसों तेल या सोयाबीन तेल? तो सही उत्तर सूरजमुखी तेल। दोस्तों, सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें वसा यानी फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है और ये आवृतबीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। बिल्कुल सही है। कारण है असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए ए सही लेकिन आर गलत है। इसकी व्याख्या जब आप देखेंगे तो असंतृप्त वसाएं जो होती हैं संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध होते हैं जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल नहीं होते, इसलिए ये जाड़ों में ठोस या अर्धठोस हो जाती हैं और अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती हैं जिनसे वनस्पति घी हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है क्या? तो सही उत्तर है मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है।
दोस्तों आप जान लीजिए पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वह संतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफ़ी तेज होती है, जिसके कारण संवहनी क्रिया में ऑक्सीजन या O2 के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफ़ी अच्छा पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है किसका? ऑप्शन है HDL का, LDL का, ट्राइग्लिसराइड का या फिर इंसुलिन का। तो सही उत्तर HDL का, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए HDL का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिप्रोप्रोटीन। देखिए ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि ये अच्छे यानी हाई डेंसिटी लिप्रोप्रोटीन का स्तर कम करता है और हानिप्रद यानी LDL लो डेंसिटी लिप्रोप्रोटीन का स्तर बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा या ट्रांस फैट नहीं होती है। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? तो देखिए कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते, बिल्कुल सही है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते, सही है। और कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ट्रांस फैट का उपभोग शरीर में खराब यानी LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे यानी HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पन्न वसा तेल और हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या करता है आपको बताता। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है स्टेरॉइड, विटामिन, उत्प्रेरक या कीटनाशक। तो सही उत्तर स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है, ये लिपिड का एक प्रकार का जो है स्टेरॉल या मॉडिफाइड स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा पदार्थ होता है, ये वसा का ही रूप है जो लीवर में पैदा होता है और शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है और हार्ट अटैक यानी हृदयाघात हो सकता है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है क्या? तो सही उत्तर कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल होता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल C27H46O जंतु वसा में मौजूद एक वसीय एल्कोहल है जो कि रंगहीन, गंधहीन और श्वेत क्रिस्टली पदार्थ होता है। इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है। निरंतर वसा प्रधान भोजन को करने से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है किससे? ऑप्शन है धमनियों का कठोर हो जाना, शिराओं का कठोर हो जाना, वृक्क पत्थर निर्माण या यकृत सिरोसिस। तो सही उत्तर कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर, इससे धमनियां कठोर हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन LDL बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है और राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 मिलीग्राम DL से कम होना चाहिए। इस स्तर से अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल हृदय तथा मस्तिष्क को रक्त प्रवाह करने वाली धमनियों की भीतरी दीवारों में जमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप थक्का जमने से हृदयाघात या स्ट्रोक हो सकता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है आपको बताना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज? तो सही उत्तर वसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है और ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में जो है ये संचित होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान में, जीव विज्ञान में विटामिन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।